वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं छत्तीसगढ़ में आई हुई वैकेंसी के प्रिपरेशन को लेकर के, जो है कि प्रयोगशाला परिचालक के लिए और भित्ति चौकीदार स्वीपर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए दोस्तों बम्पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें फॉर्म भरा भी चुका है और उसका प्रिपरेशन हम लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो है कक्षा 10वीं के विज्ञान से रिलेटेड उसका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न। टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। हमारा आज का 9वां टॉपिक और 10वां टॉपिक है धातु एवं धातु कर्म से रिलेटेड, और दूसरा है हमारा प्रकाश परावर्तन अपवर्तन समतल से जितने भी रिफ्लेक्टिव होते हैं उससे रिलेटेड हम जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में सजो करके रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमारा आज का 9वां नंबर का जो टॉपिक है वो है धातु एवं धातु कर्म। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों पहला प्रश्न पर, कि पहला जो धातु प्रश्न है, पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है। मतलब जो आपने देखा होगा पीतल, वो किन दो धातुओं को मिला करके जो है मिश्र धातु तैयार किया जाता है। तो पीतल जो है दोस्तों कॉपर और जिंक से, कॉपर और साइनाइड से, एल्यूमिनियम और कॉपर से, या फिर आयरन और क्रोमियम से। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। पीतल जो है किससे मिल करके बनता है। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों, आप पीतल को किस तरीके से याद रख सकते हैं। आप इसको आसानी से भी याद रख सकते हैं कि जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है पीतल जो है ना, पी मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिए पिता जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, याद रखते हो। पीतल जो है और तांबा और जिंक से मिल करके बनता है। ठीक है, तो पिताजी आप याद रख लीजिए। तो पीतल जो है तांबा और जिंक से मिल करके बनता है। तांबा मतलब कॉपर और जिंक मतलब जेडन। ठीक है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो आप इसको याद रखिए। ट्रिक मेथड बता रहा हूँ पीतल को याद रखने के लिए, पिताजी। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। दूसरा है दोस्तों उपधातु है। इनमें से उपधातु कौन सा है। हीलियम, एएस, मैग्नीशियम, या फिर एजी। एजी मतलब जो है आपका चांदी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो इनमें से उपधातु कौन सा होगा। तो उपधातु है दोस्तों ऑस्मियम। ठीक है, तो वो जो है बी, इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्लभ गैस कौन सा है। तो दुर्लभ गैस कौन सा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो है दुर्लभ गैस की बात कही जा रही है। तो दुर्लभ गैस जो है दोस्तों एन है। ठीक है, नियॉन। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, एन ई जो है दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दुर्लभ गैस है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव अधातु है, तो मतलब ऐसा कौन सा जो है अधातु भी है और वो द्रव की अवस्था में रहता है। ठीक है, एच जी है, ब्रोमियम है, बी आर, ठीक है, सी एस है, या फिर ए यू है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो द्रव है और लेकिन अधातु के रूप में होता है। तो आपने देखा होगा एच जी, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, पारा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सामान्य स्थिति में द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये क्या है, धातु की श्रेणी में आता है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ये होगा पारा। ठीक है, तो लेकिन प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, द्रव अधातु पूछा जा रहा है। ठीक है, तो द्रव अधातु जो है बी आर, ब्रोमियम क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइड अयस्क का सूत्र बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में। बॉक्साइड अयस्क का सूत्र कौन सा होगा, MgCO3, Al2O3, 2H2O, या फिर Fe2O3, या फिर SnO2। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो है Al2O3 2H2O। तो ऑप्शन नंबर बा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप याद रख लीजिए बॉक्साइट का अयस्क Al2O3 2H2O होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन जो है पाइराइट के सांद्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो आयरन पाइराइट जो के लिए सांद्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पास देखेंगे दोस्तों, सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा झाग उत्प्लावन विधि, जिसमें क्या होता है, जो है झाग की तरह होता है। ठीक है, जिसको हम फेन उत्प्लावन विधि भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पास झाग होता है। झाग में क्या होता है, उसमें जो है अपद्रव जो है ऊपर में ही तैरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा जो है किसका मिश्र धातु है। ठीक है, तो मतलब कांसा आपने देखा होगा कि ये मिश्र धातु है, गैंग का है, या धातुमल का है, या फिर गालक का है। तो यहाँ पास इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो किस एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। कांसा जो है यहाँ पास जो है मतलब
किसका मिश्र धातु है, ये इस तरीके से भी पूछता है। ठीक है, तो कांसा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, मिश्र धातु की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो देखिए तत्वों और उसी से रिलेटेड धातु एवं धातु कर्म से रिलेटेड हमने 7 क्वेश्चन देखा है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन समतल सतह से। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। समतल दर्पण जो है उस पर टू जो है थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण जो है कितने कोण से घूम जाएगा। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, आप इसको जब समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण अगर हम इसको हम 2 डिग्री घुमाएंगे तो उसका परावर्तित किरण जो है वो कितना डिग्री घूमेगा, यही पूछ रहा है। तो 2 डिग्री घूमेगा, 3 डिग्री घूमेगा, 4 डिग्री घूमेगा या फिर 0 डिग्री घूमेगा। तो आप ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, बहुत सारे कैंडिडेट इसको छोड़ देते हैं, क्या है इसके कठिन है करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही देखिए, अब जब भी आप समतल दर्पण की बात करें तो जितना कोण आप घुमाएंगे तो उसका परावर्तित किरण मतलब इमेज का जो कोण होगा जस्ट उससे डबल घूम जाएगा। मतलब आप 4 डिग्री कोण पर क्या हो जाएगा, 4 थीटा कोण पर वो घूम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप थीटा की जगह कोई भी मान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। मतलब आपकी लंबाई जो है 5 फीट है और आप अपने पूरे शरीर को देखना चाहते हो तो मैक्सिमम कितने लंबाई की आपको शीशे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि वस्तु की जो है लंबाई की 1/4, वस्तु की लंबाई की 1/3, वस्तु की लंबाई के बराबर या वस्तु की लंबाई की आधी। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। वस्तु की लंबाई के आधे में ही आप क्या कर सकते हो, अपना पूरा फेस या पूरा शरीर जो है इमेज आप उसको बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 10 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु 2 समतल दर्पणों के बीच रखी गई है। यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री हो तो वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब होंगे। तो आप इसको बता रहे हैं बीच में बनने वाला प्रतिबिंब जो है कितना बनेगा। जब हमारे पास 2 समतल दर्पण के बीच बनने वाला कोण, मतलब यहाँ पास एक ऐसा है और दूसरा इस तरीके का है, बीच में हमारा वस्तु रख देते हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 5 प्रतिबिंब, 6 प्रतिबिंब, 7 प्रतिबिंब और 8 प्रतिबिंब। तो यहाँ पास इसके लिए बहुत ही जो है करेक्ट आंसर इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो सकता है इसमें 7 होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये किस तरीके से होगा, तो यहाँ पास आप देख सकेंगे जैसे हम 45 डिग्री बोला है ना, मतलब मैं पूरे तीन इसको क्या करेंगे, जो हमारा टोटल डिग्री होता है वो कितने का होता है दोस्तों, तो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है, मतलब 360 डिग्री बटे क्या करेंगे, थीटा करेंगे और -1 कर देंगे। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पास कोई भी डिग्री दे उसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो 360 है और थीटा का मान हमारे पास 45 है, मतलब 360 करेंगे बटे क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह हमने 45 रख दिया है तो और -1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 45 से कम 45 और 45 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 360 हो जाएगा, मतलब 8 बार में कट जाएगा। उसी तरीके से -1 करेंगे, देखिए ये वाला -1 फार्मूला का, तो 8 -1 करेंगे तो 7 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 27 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु जो है समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी कितनी होगी। तो जब भी समतल दर्पण की बात करें दोस्तों तो 3 सेंटीमीटर पर रखा गया है और उस पर बनने वाला प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जस्ट उसके डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप देखिए एक बार, एक मैंने थीटा कोण पर बताया था और एक जो है दूरी पर भी लिख पर बता रहा हूँ, इसमें जस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 22 के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हमारा जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5, 2.82, 2.42 या फिर 2.89। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका 1.5 होता है। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है आप सभी को पता होनी चाहिए। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो निर्वात की बात कही जा रही है दोस्तों, मतलब
ऐसा स्थिति जहाँ पास हवा ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो ऐसी स्थिति में जो है प्रकाश की चाल जो होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप याद रखिए इसका पैमाना मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 मीटर जो है मतलब इतना जो मीटर है वो चलेगा 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकेंगे, अगर इसी को किलोमीटर में बोल देता तो यहाँ पास क्या हो जाता दोस्तों, ये और भी कम हो जाता। 8 बोल रहे हैं ना, पावर में 8 है, वो आपका 3 और कम हो जाता, ठीक है। तो चलिए, ये था आपके लिए क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं जल का अपवर्तनांक होता है, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? 1.53, 1.52, 1.43 या फिर 1.33। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो किस तरीके से आपको अच्छा समझ आ रहा है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो का बहुत सारे वीडियो है, मैंने आपने नहीं देखा होगा पार्ट, तो मैंने प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और इसका आंसर भी जान लेते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो होता है 1.33, ठीक है। उसी तरीके से कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।